मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से, और आप देखना शुरू कर दिए इंडियन मीडिया बुक। और आपको बताऊं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन बाम से, जो कि बहुत ही एक्टिव है इंडिया में, उसके प्रोफेसर विलास खारा साहब हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है। सर, आपसे पहला सवाल कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने कब इस्टेब्लिश किया? बाम सेफ ये एब्रीविएशन वर्ड है, इसका लॉन्ग फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज फेडरेशन। अच्छा। ये 31 राज्यों में 550 जिलों में और 4,500 तहसीलों में है। और समाज जो हमारा है 6,500 जातियों में डिवाइड है, तो उसमें से 3500 जातियों को जोड़ने में हम कामयाब हुए हैं। 6 दिसंबर 1978 को बाम सेफ तंजीम की स्थापना हुई है। अच्छा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेन काम क्या करता है? इसका मेन ऑब्जेक्ट है, जो दस्तूर ने बताया, संविधान ने बताया है, इस पर अमल नहीं हो रहा है। जी। दस्तूर इक्वालिटी को मानता है और दस्तूर को न मानने वाले लोग, जो गैर बराबरी को मानते, उच्च नीचता को मानते हैं, वो लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को हाईजैक कर दिया है, ब्राह्मणोक्रेसी को स्थापित किया है। तो लोगों में अवेयरनेस करने का और मसावाद इक्वालिटी को स्थापित करने का ये ऑब्जेक्ट है। व्यवस्था परिवर्तन ये बाम सेफ का मूल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो इस आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के जाति के लोग जुड़ते हैं? इसमें शेड्यूल कास्ट, जिसमें 1700 जातियां हैं। अच्छा। दूसरे 8 करोड़ आदिवासी है, जिसको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। थर्ड है ओबीसी। तो ये 3 आर बैकवर्ड्स। अच्छा। मगर संविधान ने इनको पहचान दिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड्स। जी। उसके उसके साथ रिलीजियस माइनॉरिटी, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्ट, सिख। अच्छा। तो इनकी आबादी है SC/ST 22.5%, OBC 52%, इनको प्लस करो 75%, माइनॉरिटी 10, उसको प्लस करो, ये 85% होता है। इन्हीं को जो विक्टिम है इस सोसाइटी के, उनको हमने ज्वाइन किया है। मगर इसमें 3 कम्युनिटी नहीं आती, जो गैर बराबरी को मानती है, जो रेशियल सिस्टम को मानती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। ये आधार है। दूसरा, इसका वैज्ञानिक भी आधार है। 21 मई 2001 को डॉक्टर माइकल बामशात, अमेरिका का साइंटिस्ट, ने इंडिया में आकर DNA रिसर्च किया और 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका DNA यहूदी लोगों से मिलता है। इनका DNA SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोगों से मिलता नहीं है। माइनॉरिटी का DNA SC/ST OBC से मिलता है, क्योंकि गैर बराबरी से परेशान होकर ये अलग अलग धर्म में आए हैं जो इक्वालिटी को मानते हैं। तो सीधी बात अगर कही जाए तो इस देश में हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। असल बाशिंदे लोग, जिन्हें मजलूम बनाया है, और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो विदेशी है, यहूदी नस्ल के हैं या यूरेशियन ब्राह्मण है। अच्छा, ठीक है। बाम से जो काम कर रहे हैं, तो किस किस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा एक्टिव है? हमारा 9 सामाजिक समूह है, SC/ST OBC MBC एंड माइनॉरिटी। हम हमारे मसाइल को लेकर हमारे समाज में जन जागृति करने का काम कर रहे हैं, इसलिए देशव्यापी संगठन खड़ा हो गया। अभी हाल ही की अगर बात करें तो सबसे बड़ा एजेंडा ये हो रहा है कि EVM के माध्यम से गड़बड़ी करके उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। जी हाँ। अब गुंडा राज स्थापित हो गए, मन चाहे कानून, मन चाहे तरीका, और SC/ST OBC के हुकूक छीन रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि एक झूठा दुश्मन अगर दिखाया गया तो लोगों का अटेंशन उधर ही रहेगा, उनके हुकूक किसने छीना पता ही नहीं चलेगा। अभी हम लोगों ने NRC के एजेंडे पर राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन का पहल शुरू कर दिया। इस देश में यहाँ से मामला शुरू होता है कि पार्टीशन क्यों हुआ और किसने किया। पार्टीशन करवाने वाली जो फोर्स थी, वो हिंदू महासभा, RSS और कांग्रेस ने मिलकर भारत का पार्टीशन किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है। लॉर्ड वेवेल ने घोषित किया था 1946 को कि हम भारत के टुकड़े नहीं करेंगे, बल्कि भारत के 3 वारिस घोषित करेंगे, हिंदू, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अछूत के नाम पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शेड्यूल कास्ट। तो जैसे ही उसने घोषित किया, गांधी और नेहरू ने गुप्त समझौता किया, और जो नया वाइसराय बना था लॉर्ड माउंटबेटन, उसके साथ गुप्त समझौता किया। अम्बेडकर को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए टुकड़े किए। मगर आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगेगा कि 2 पाकिस्तान बनाए गए,
कश्मीर के इलाके में और वेस्ट बंगाल के इलाके में, खुलना, जसोर, फरीदपुर और बोरीसाल, इन जिले के लोगों ने जो बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे से हारे गए थे, और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद की जाती है, ऐसा ऐलान पटेल के द्वारा किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर हार गए तो मुस्लिम लोगों ने, वेस्ट बंगाल के मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, इन 4 जिलों के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा। पार्टीशन करते समय उन 4 जिलों को पूर्वी पाकिस्तान में तोड़ दिया गया है। अब देख रहे हो आसाम, वेस्ट बंगाल, इस इलाके में एनआरसी का मुद्दा बड़ा खड़ा हो गया है। तो ये भी सोचना जरूरी है कि पार्टीशन कैसे किया गया, जबकि वो हिस्सा नहीं है, बदले की भावना में किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाम का एक प्रावधान किया गया था। इन लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर अभी 2009 तक इस कानून की धज्जियां उड़ा दी, उस कानून को बदल दिया जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप था। अभी भी वो झारखंड में चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव है, आपके कर्नाटका में उपचुनाव है। तो इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एनआरसी का मुद्दा उठा रहे ताकि ईवीएम पर चर्चा न हो। मगर ये राष्ट्रहित का मुद्दा है, वो कौन लोग तय करने वाले? सबसे बड़ा मुद्दा तो ईवीएम घोटाला करने वालों को यह अधिकार नहीं है। जो राष्ट्र के खिलाफ है, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो कैसे तय कर सकते हैं कौन देश प्रेमी और कौन देशद्रोही है? असली तो देशद्रोही भाजपा आरएसएस वाले लोग हैं। तो ये आप बोले जो एनआरसी का इतना बड़ा मुद्दा उठ रहा है, उसको लोगों को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ईवीएम के ऊपर ज्यादा चर्चा ना हो और वो आप अपना काम आसानी से कर सके कि ताकि वो एंटी मुस्लिम धारणाएं बनाना चाहते। जी हाँ। इसका माइंड ऑफ मैसेज क्या जा रहा है? हमारा सेकंड मुद्दा है 370 पर, जो जिस तरीके से उन्होंने पास किया और जिस तरीके से वहां के नेताओं को बंधक बनाया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। उस पर कोई डिबेट ढंग से नहीं हुआ। डिबेट नहीं करना, डिस्कशन नहीं करना, यानी तो तानाशाह को निमंत्रण देना है। और भारत की मीडिया जो है, वो मीडिया चौथा पिलर का काम नहीं कर रहा है डेमोक्रेसी को बचाने का, बल्कि वो लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहा है। अभी हालत क्या है? दैनिक जागरण की परसों की खबर है कि सोशल मीडिया से आधार पर उन्होंने खबर बनाई कि पिछले 51 दिनों में 13,000 बच्चे गायब है। वो कह रहे हैं हाउडी मोदी, उधर जाकर कह रहे हैं मराठी भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तेलुगु भाषा में, सब ठीक है, सब मजा में। क्या मजा में? तो हमारे संगठन ने, बामसेप ने स्टैंड लिया कि वो भारत के नागरिक है, कश्मीर के लोग भारत के नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको बंधक बना दिया गया है, लोगों को रोजगार खत्म कर दिए गए, लोगों को घर में बंधक बनाकर मार दिया जा रहा है, बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब वामन मेश्राम ने डिक्लेयर किया, गृह मंत्री को खत लिखा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि जल्द से जल्द वहाँ मानवाधिकार लागू किया जाए और वहाँ का जायजा करने के लिए हमारे संगठन की तरफ से 101 लोगों को भेज दिया जाए। और उसके आधार पर हम फिर एक बड़े चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं और पूरे देश भर में और पूरे विश्व में एक मैसेज फैल गया, आरएसएस बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है इस देश में तो वामसेप है। जी ठीक है। तो ईवीएम पे क्या काम हो रहा है? ईवीएम, ये मसला जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस मसले को लेकर आप चर्चा करना चाह रहे हो, मगर जो तथाकथित नेशनल मीडिया है ये मोदी की गोद में जाकर बैठकर इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता। पहली बात तो ये है कि यहाँ के आपके साउथ इंडियन एक स्कॉलर है जीवीएल नरसिंह राव, इसने एक्सपर्ट लोगों को लेकर एक स्टडी किया, एक रिसर्च बुक बनाया जिसका नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क। अच्छा। इसकी प्रीफेस लिखा एल.के. आडवाणी ने। उनका कहना था ईवीएम में गड़बड़ी करके कांग्रेस जीत रही है, इसलिए उन्होंने किताब लिखा, वो अवेलेबल है गूगल पर। सेकंड, उन्होंने क्या काम किया, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस दाखिल किया। उसका कहना था कि कांग्रेस 2 बार ईवीएम घोटाला करके जीती और चुनाव आयोग के सहयोग से जीती। 5 साल लंबी बहस चली। 8 अक्टूबर 2013 को उस मामले पर फैसला आया जस्टिस सदाशिवम। पैरा नंबर 27 में जज साहब ने कहा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, ईवीएम मशीन से फ्री फेयर चुनाव नहीं हो सकता, ईवीएम को टैंपरिंग किया जा सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी किया जा सकता है। अच्छा। फिर उन्होंने ही सवाल पूछा, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं करना तो कहां से करना है? तो उनका स्टैंड तो सुब्रमण्यम स्वामी का होना चाहिए था कि ठप्पे वाली
जो पुरानी पद्धति लाओ, उस पे लेके आओ। वो समझौता कर लिया, वो एग्री हो गया, ईवीएम से ही करो। मगर ईवीएम में जो गड़बड़ी होती है, आंकड़े में सबूत नहीं होता, तो उसको वीवीपीएटी लगाओ। वीवीपीएटी का मतलब क्या है? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम। इधर आप ईवीएम का बटन दबाओगे, दूसरे मशीन को मैसेज आएगा, उससे एक पर्ची निकलेगा, बक्से में जाकर गिरेगा। अगर किसी को डाउट हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, तो कैंडिडेट डिमांड करेगा कि ईवीएम की भी गिनती करो और बक्से में गिरी हुई चिट्ठी की गिनती करो। अगर दोनों में डिफरेंस नजर आया, घोटाला पकड़ में आएगा। हाँ, लेकिन मगर क्या हुआ, फैसला आया अक्टूबर का, ये अक्टूबर का 8 अक्टूबर 2013 का फैसला आया। किसी भी मीडिया ने इसको सिंगल लाइन नहीं दिखाया, तो आवाम को मालूम ही नहीं कि ईवीएम पर किसी ने लड़ाई लड़ा। फिर जब वो ईवीएम पर डाउट कर रहे थे, आज वो चुप क्यों है? जीवीएल नरसिंह राव चुप क्यों है? क्योंकि उसको राज्यसभा मिल गया, अभी वो चुप है, बोल रहा नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी क्यों नहीं बोल रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी को बख्शिश मिल गया, वो राज्यसभा में है, उसको जैसा चाहिए वैसा हो रहा है। अब कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वो जिसकी ईवीएम उसकी सत्ता। फिर तीसरा, जिस जज ने फैसला दिया, उस जज को भेज दिया बख्शिश के रूप में। अभी वो केरला स्टेट का गवर्नर है, वो भी चुप। फोर्थ में जुडिशरी इसके साथ मैनेज है, मीडिया इसके साथ मैनेज है। जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस वालों ने आरएसएस बीजेपी के साथ समझौता किया, ये कहकर आपको ना पता चल गया हमने घोटाला किया, हमने 2 बार किया, अब भी 2 बार करो, हम मुंह तक नहीं खोलेंगे। राहुल गांधी विपक्ष का नेता मानते हैं। राहुल गांधी ने क्या किया? उसको चोर चोर कहा, उसने भी, बीजेपी वाले ने उसको पप्पू पप्पू कहा, यानी जैसे उनका निजी झगड़ा हो। और इन लोगों ने राफेल पर बोला, कई सारे घोटाले पर बोला, मगर ईवीएम पर बोलते नहीं है राहुल गांधी। मैं यही सर बोल रहा हूँ कि अगर आप देखिए, कांग्रेस इतना बोलती थी ईवीएम का प्रॉब्लम्स है, आप लोग मुद्दा उठा रहे, सारे पार्टी को अगर ये लगता है कि ईवीएम के वजह से ही बीजेपी जीत रही है, और ये दिल से अगर बोलते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, तो ये सारे सामने आके खड़े हो सकते हैं, बोले कि भाई मैं इलेक्शन लड़ेंगे नहीं हम, जब तक आप ईवीएम को नहीं हटाओगे। तो बीजेपी अकेले तो इलेक्शन लड़ेगी नहीं। सही। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं होने का कारण ये है कि जिनका हमने जिक्र किया, जिन्होंने हमको हजारों सालों से गुलाम किया, वो लोगों की आज 4-4 राष्ट्रीय पार्टी है, जिनकी औकात 3% लोगों की औकात गांव का प्रधान चुनाने की नहीं है। वो देश का एमपी एमएलए कहां से चुन रहा है? वो ब्यूरोक्रेट्स पर 100% कब्जा कहां से किया है? जुडिशरी पर 100% कब्जा कहां से किया है? कांग्रेस ब्राह्मणों का दल है, बीजेपी ब्राह्मणों का दल है, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों का दल है, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का दल है। जब इन सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उनका नियंत्रण है, ईवीएम से 100% नियंत्रण है। अब मान लो मायावती है, मान लो मुलायम सिंह है, मान लो लालू यादव है, मान लो शरद पवार है, आपके इधर की एचडी देवेगौड़ा है, तो ये लोग क्यों नहीं लड़ रहे? बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। हाँ, वही ईवीएम से बैकवर्ड कास्ट के लोगों का सत्यानाश हो रहा है। अब बोलना इनको चाहिए। मायावती एक बार बोली, सतीश मिश्रा को आगे किया, सतीश मिश्रा इज एनिमीज ब्राह्मण, जिनके खिलाफ कांशीराम जी ने मूवमेंट खड़ी की, उसी को अब सर्वे सर्वा बना दिया। पार्टी खत्म होगी, उसकी मान्यता ही खत्म होगी, अभी भी नहीं बोल रही है। तो उनको डर है ताज कॉरिडोर का मामला खड़ा हो जाएगा। न्यायपालिका और सीबीआई के डर के मारे से बैकवर्ड कास्ट के लोग बोलना नहीं चाहते हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, शरद पवार को ईडी का नोटिस आया, शरद पवार ढीले पड़ गए। तो मतलब ये राज ठाकरे को ईडी की इंक्वायरी किया, जो राज ठाकरे बोलते थे, बंगाल में जाकर बात किया, वो भी चुप है। तो नेता बोलना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, नेता को बोलना चाहिए, मगर नेता उनकी पार्टी में घुसे हुए ब्राह्मणों के कारण चुप है, या फिर न्यायपालिका और सीबीआई से डरे हुए हैं। तो हमारी सीधी बात है, अगर नेता ये लड़ाई नहीं लड़ेगा तो जमहूरियत को कौन बचाएगा, लोकतंत्र को कौन बचाएगा? तो जनता के बीच में जाने के लिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया, कॉमन मिनिमम कार्यक्रम का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बहुजन क्रांति मोर्चा। इसमें छोटे बड़े सभी संगठनों को कहा, आप अपना संगठन खत्म मत करो, झंडे डंडे बैनर के साथ आओ, और ये एजेंडा ईवीएम है। ये ईवीएम हटेगा तो लोकतंत्र बचेगा, ईवीएम हटेगा तो संविधान बचेगा। तो हमारी लड़ाई संविधान बचाने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब सर, जो भी हैं आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रैक के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ तो घपला किए हैं कि अपनी जान बचाने के लिए ईडी और सीबीआई से डर के चुप के बैठे हैं। ये सारी अब जनता देख रही है। हाँ, जनता महसूस कर रही है। क्योंकि देखिए, एक सिद्धांत है सर, एक सिद्धांत है,
संकट काल के समय में जो साथ देता है वही आपका होता है। अब संकट काल में कौन है? यही मजलूम लोग हैं। उत्तर प्रदेश में देखो, मिनटों में 8 रेप हो रहे, उनके साधु लोग रेप कर रहे हैं, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। हाँ। घोटाले कर रहे, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। वहां तो राष्ट्रपति राजवट लागू होनी चाहिए। मायावती और अखिलेश ने तय किया और लड़ाई लड़ते तो वहां राष्ट्रपति राजवट लागू हो जाती। भारत का राष्ट्रपति भी नहीं बोल रहा है, उन्हीं का आदमी है ना, उन्हीं का आदमी है। तो इस देश की सिस्टम पर जो कब्जा हुआ वो ईवीएम के सहयोग से हुआ और कांग्रेस के सहयोग से हुआ। तो इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी को थर्ड फर्ड बनाना चाहिए। दो रास्ते पर हम काम कर रहे हैं। SC ST OBC को अवेयर कर रहे हैं, उनका थर्ड फ्रंट बना रहे, इसके लिए सबको दावत दे रहे। दूसरा रास्ता जन आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। चुनाव ही आखिरी रास्ता नहीं है जी। इस देश में जन आंदोलन होने का माहौल बन गए हैं। तो अब ये बताइए कि ये जो नेता हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, जो अभी आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो आगे जाके आप इनको शामिल करेंगे क्या अपने साथ? सिद्धांत के आधार पर हम किसी को साथ में लेंगे या सिद्धांत के आधार पर हम उनका साथ नहीं लेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी हमारा साथ नहीं दे सकता, शाहनवाज हुसैन साथ नहीं दे सकता, नाम के मुसलमान है, इनकी बीवियां ब्राह्मण है। रामदास आठवले का साथ नहीं ले सकते, नाम के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई निजी झगड़ा है ही नहीं। सिद्धांत के आधार पर उसकी बीवी ब्राह्मण है। प्रकाश अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का पोता कहते हैं, उसकी बीवी ब्राह्मण है। 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट किया। जिन लोगों ने हमला किया उन्हीं ब्राह्मणों के चेलों को टिकट दिया, समाज को त्याग दिया। अब महाराष्ट्र में हालत उनकी बुरी है। तो सिद्धांत के आधार पर हम साथ लेंगे, सिद्धांत के आधार पर हम किसी का साथ नहीं लेंगे। तो लालू प्रसाद यादव के लालू प्रसाद यादव को मिश्रा नामक ब्राह्मण ने फंसा दिया है। लालू प्रसाद यादव को मरवाने की भी साजिश है। बैकवर्ड कास्ट का वो कद्दावर नेता है। हमारा बिहार में संगठन ने डिक्लेयर कर दिया कि लालू प्रसाद को जान को खतरा है, इसके लिए हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो अब ये बताइए कि ये जितनी जातियों को आप लेके चल रहे हैं, अगर उनका एक पॉपुलेशन लिया जाए तो कितना % इंडिया का होता है? SC ST OBC और माइनॉरिटी पॉपुलेशन 85% है, यानी 125 करोड़ में 100 करोड़ है। हाँ, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि आप 75% हिंदुस्तान की आबादी तो आपके साथ है। आपको हम बोलना चाहते हैं हिंदुस्तान की आबादी हमारे साथ में नहीं है, इंडिया की आबादी हमारे साथ में है। हाँ, अच्छा। क्यों? भारत के दस्तूर में लिखा इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब अंबेडकर को मालूम था ये जो जालिम लोग हैं यहूदी नस्ल के, ये शब्दों के अर्थ अलग अलग निकलेंगे। और ये 3% है। हिंदू रामायण में नहीं मिलता, हिंदू महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द किसी भी पुराण में नहीं मिलता। हिंदू शब्द विदेशी शब्द है, ये मैं नहीं कहता। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में आर्य समाज की स्थापना किया। उसने किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश, उसमें लिखा है हम हिंदू नहीं है, हम आर्य नस्ल के हैं, क्योंकि हिंदू गाली है। 1875 को अपने आप को हिंदू मानने से इनकार कर रहे थे, आज क्यों अपने आप को हिंदू कह रहे हैं? अल्पसंख्य है ब्राह्मण, कितना है? 3% है। और 3% लोग इस देश में जमहूरियत में राज नहीं कर सकता, इसलिए उसने झूठा नाम धारण किया हिंदू। नाम हिंदू का लेते हैं, राज ब्राह्मणों का स्थापित करते हैं। तो हमारे साथ SC ST OBC और माइनॉरिटी लोग हैं और समझाने का कोई विकल्प नहीं है, वही है। और आज की तारीख में हम 2-2.5 लाख गाँव में पहुंच गए, 31 राज्यों में, 550 जिलों में हैं। और हम राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मणों से मुकाबला करने लायक है। इसके नंबर 1 सबूत रॉ जो सरकारी संस्था है उसका एक रिपोर्ट है कि भारत में फसाद नहीं हो रहे, इसका कारण बामसेप है। उसका निजी रिपोर्ट कह रहा है बामसेप के कारण। 2016 में मोहन भागवत जो RSS का चीफ है, उसने हिंदुत्व नाम की दो भागों में किताब लिखी, इंटरव्यू है जी। उसमें उसको पूछा गया कि भारत में कौन से वर्ग है जो RSS को नहीं मानता, RSS की आइडियोलॉजी को समर्थन नहीं करता। उसने सीधा कह दिया बामसेप। अच्छा। फिर उसको पूछा कि बामसेप को कैसे रोका जाए, तो उसने कहा बामसेप को रोकना संभव नहीं है क्योंकि उसमें ब्राह्मण मेंबर नहीं हो सकता। अच्छा जी हाँ। तो ब्राह्मण हमसे डरा हुआ है, ब्राह्मण झूठी बातों का प्रचार कर रहा है। अभी आपको जानकारी के लिए बताता हूं कि माइनॉरिटी लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है। जिसने 19 जगह बम ब्लास्ट किए, इंद्रेश कुमार, उसको अभी मुसलमानों का नेता बनाकर टीवी के सामने प्रमोट कर रहे हैं। उसकी एक झूठी तंजीम बनाए मुसलमानों के नाम पर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। ये उसके जरिए से ट्रिपल तलाक ये मामला खड़ा किया गया। वो मुसलमान का नेता नहीं हो सकता, यहूदी है।
दूसरा, अभी ईसाई लोगों का संगठन बनाया 2 महीने पहले, ईसाई राष्ट्रीय मंच, यानी सिखों का भी बनाया, मुसलमानों का बनाया, लिंगायतों का बनाया, बुद्धिस्टों का भी बनाया। तो एक धोखा कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। तो SC ST OBC को हम अवेयर करने में कामयाब हो गए। उसी तरह नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा ये संगठन बनाया है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मालेगांव के महाराष्ट्र के हजरत मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब, ये हमारा बामसेब का जो मुस्लिम तंजीम है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, उसके वो राष्ट्रीय सदर है। तो आज हम इतने राष्ट्रीय स्तर पर, भौगोलिक और सामाजिक लेवल पर बढ़ गए, तो आज की तारीख में दुश्मन भी मान्य कर रहा है कि इनकी ताकत अब हमसे बढ़ गई है। तो क्या लगता है कि EVM को आप लोग हटाने में कितना वक्त लग जाएगा? हमारा लक्ष्य है कि हम 2024 के पहले ये सारी सिस्टम को हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि EVM के खिलाफ वामन मेश्राम लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ रहे हैं, आज भी वो मैदान में लड़ रहे हैं। देशव्यापी संगठन है, उनका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र है, तो हमारा लक्ष्य मूल निवासी राष्ट्र है। हम लोग इस देश के असल बाशिंदे, ये दस्तूर हमारा है, और हम जन आंदोलन करने के लिए टाइम बॉन्ड प्रोग्राम बनाया 2024 तक, और हम 2024 तक इस देश में हम जो हमारे महापुरखे और दस्तूर जो चाहता था उसके मुताबिक लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे, हम मैदान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नेता हैं और जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन बात तो ये है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके साथ हैं, तो उनको उससे डीलिंग करने के लिए उस आपको उसके लिए हमारे पास एफर्ट्स है। हमारा केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फाउंडर है खापरडे साहब। उनको पूछा गया था कि सामाजिक क्रांति होगी तो कैसी दिखाई देगी, इसका कोई लक्षण होगा क्या? तो उन्होंने कहा सामाजिक क्रांति होने का लक्षण है जब SC ST OBC में दलाल और भड़वे ज्यादा पैदा होंगे, तब मान लेना भारत में सामाजिक क्रांति होने के असर और लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर नहीं घुस सकते। तो उनके लिए आखिरी रास्ता है दलाल पैदा करने का। तो अब हमारा प्रशिक्षण, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को हम केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन से दोस्त दुश्मन की पहचान कराने वाला ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसमें हम कामयाब है। अच्छा, वही एक रास्ता है, केडर बेस तरबियत से ही आप लोगों के दुश्मनों के साथ भिड़ सकते हो। बामसेब को क्यों नहीं हरा पा रहे? क्योंकि हमारा केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, इसी तरह का प्रॉब्लम्स है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, माइनॉरिटी जो बात कर रहे हैं, तो उनके लोगों से भी ऐसी कुछ बात हो रही है? मुस्लिम लोगों के साथ हमारी बात कई सालों से चल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हम लोगों से क्लब होकर 2015 से ही एक अभियान शुरू किया था, दीन बचाओ दस्तूर बचाओ। उसका असर पूरे देश भर में दिखाई देने लगा। अब हम लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित करने में हम कामयाब हो गए हैं। तन्हा कोई लड़ाई नहीं हो सकती। मुसलमान को मारना है, आतंकवादी घोषित करके मार दिया जाता है। मुसलमानों के 52,000 बेकसूर लड़के सलाखों के अंदर है। क्या ये हमारा मसाइल नहीं हो सकता? दूसरा, आदिवासियों को नक्सलाइट घोषित करके मार रहे, सिखों को अलगाववादी या अलग बदनाम करके मार रहे, शेड्यूल कास्ट SC BC आवाज उठा रहा तो उसको भी अलग ढंग से मार रहे। तो हमारा ये सिद्धांत है सभी लोगों के लिए कि अलग अलग लड़ाई लड़ोगे तो पीटे जाओगे, क्यों ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर यूनाइट होकर लड़ोगे तो अच्छा होगा। आपके सामने मिसाल है, 267 बच्चे मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिए गए। क्या ये लोकतंत्र में संभव है? तो ये न्यायपालिका वो तबरेज अंसारी के बारे में फैसला दिया कि उनका दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। अरे उसका वीडियो उन लोगों ने अपलोड किया है, सारी दुनिया जानती है। न्यायपालिका को ऐसा मिसबिहेवियर नहीं करना चाहिए था। तो इस देश में हालत ठीक नहीं है, मगर मायूस भी नहीं होना है, ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। हजरत अली साहब की बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हजरत अली साहब ने कहा था, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वह कौम लाशें उठाती है। हम आवाज उठा रहे। तो अब ये देखिए कि पूरी सिस्टम उनके हाथ में है, और तो इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम के पीछे जो इतनी ताकत है, CBI आ जाती है, ED आ जाती है, पुलिस फोर्स आ जाता है, लोगों को डराया जाता है, इससे आप कैसे बचेंगे? हम लोग संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 40 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ये मानना है कि एक न एक दिन लड़ाई होने वाली है, इसको कोई नहीं टाल सकता, मगर हमें हमारी ताकत बनानी चाहिए जी। लड़ाई तो होने वाली है,
मगर डिसाइड करना होगा हु इज योर एनिमी। आपके दोस्त दुश्मन की पहचान करनी होगी। हमने डिसाइड कर लिया डीएनए के आधार पर वो 100% सही हो गए, इन लोगों के साथ हमारी लड़ाई है, इन लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है, इनको बेदार किया जा सकता है, इन्हें समझाया जा सकता है। तो भविष्य में लड़ाई होगी तो हमें इसका कोई रंज या गम नहीं होगा। गंवाने के लिए हमारे पास क्या है? सत्ता, व्यवस्था, सारी सिस्टम पर अल्पसंख्य विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर ये लड़ाई होगी तो उनको गंवाना पड़ेगा, हमको नहीं। आज तो हमारे लोग, मुसलमान लोग, SC ST OBC के लोग ककड़ी मूली की तरह काट कर मार दिए जा रहे हैं। तो हमें इस बात का दुख नहीं है, तो हम एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और एक जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका नया कोई इवेंट ईवीएम के ऊपर होने वाला है? ईवीएम के लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, तो कल नागपुर में थे, वहां के कलेक्टर ने हमारी परिवर्तन यात्रा को रोक लगाया कि चुनाव आचार संहिता है, आपको ईवीएम पर बोलना नहीं होगा। हमारे संगठन ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लेटर भेजा कि बताओ ये बहुजन क्रांति मोर्चा कहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और कौन सी आचार संहिता की धारा में लिखा है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकता। वो उसको मजबूरन वो कार्यक्रम करने देना पड़ा। यह भी मैं कर रहा हूँ, 1 तारीख से हूँ। आचार संहिता के नाम पर हमें भी रोक लगाने का प्रयास किया गया। हम खुलेआम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दस्तूर को बचाने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। तो आपका कोई इवेंट आज? अभी इवेंट है 29 को, कल हमारा बेंगलोर में ईवीएम भंडाफोड़ का स्टेट का समापनीय कार्यक्रम है। मैं मेरे नेतृत्व में खुद 1 तारीख से यहाँ पर मैं कर्नाटका में दौरे कर रहा हूँ, और कल लास्ट प्रोग्राम है कर्नाटका में। और 1 जनवरी से 1 मंथ नेशनल प्रेसिडेंट वामन मेश्राम और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय सदर अब्दुल हमीद अजहरी साहब ये कर्नाटका में आने वाले हैं। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सब पे रोशनी डालने के लिए। तो जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश? मैं आपके व्यूअर्स को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, इसको हम मीडिया नहीं मानते। ये ब्राह्मण बनिया मीडिया है, ये खरीदा हुआ मीडिया है। ये बहुजन लोगों को, मूल निवासी बहुजनों को मिसगाइड करने का काम करता है। ऐसे लोगों के चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करें। सोशल मीडिया ही मजलूमों की आवाज़ है, इसको बुलंद करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।